दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आज जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग बेसिक ग्रामर को भी नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ द बेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है जिसका मतलब होता है कौन। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां इज़, एम, आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, BEST बेस्ट को यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो क्या अर्थ हुआ? हु इज़ द बेस्ट मतलब कि सबसे अच्छा कौन है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे एन आर्गुमेंट अरोज बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ मंकी अबाउट हु वॉज द बेटर अमंग दैम। क्या मतलब हुआ? वन डे एन आर्गूमेंट अरोज बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए मंकी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ARISE, अराइज का मतलब होता है उठना, उभरना, किसी चीज़ का शुरू होना, छिड़ जाना। और जो सेकंड फॉर्म है वो है अरोज। और दोस्तों, ARGUMENT, आर्गूमेंट, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहस। और तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन, वन डे एक दिन, एन आर्गूमेंट अरोज बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए मंकी। एक दिन एक हाथी और बंदर के बीच में एक बहस छिड़ गई। अबाउट हु वॉज द बेटर अमंग दैम, कि उन दोनों के बीच में, अमंग का मतलब बीच, उन दोनों के बीच में सबसे अच्छा कौन है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एन आर्गूमेंट अरोज बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए मंकी अबाउट हु वॉज द बेटर अमंग दैम। एक दिन एक हाथी और बंदर के बीच में बहस छिड़ गई इस बात को लेकर कि उन दोनों के बीच में सबसे अच्छा कौन है। आगे देखिए। दे बोथ वेंट टू एन आउल फॉर सेटलमेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और दोस्तों, दे का मतलब है कि वे या वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो यहाँ वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल है। और ये जो दे है ये हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। यदि सब्जेक्ट में कोई वस्तु के बारे में बात हो रही है तब भी हम दे का प्रयोग कर सकते हैं, यदि वो संख्या में एक से ज़्यादा हो। और बोथ का मतलब होता है दोनों। और ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट थर्ड फॉर्म है, गॉन आप चाहें तो नोट कर लीजिए। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? दे बोथ, वे दोनों, वेंट गए, टू एन आउल, एक उल्लू के पास, फॉर सेटलमेंट,
SETTLEMENT दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। सेटलमेंट का मतलब होता है नाउन और इसका अर्थ होता है निपटारा। किसी भी मामले का, किसी भी मुद्दे के निपटारे को सेटलमेंट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे बोथ वेंट टू एन आउल फॉर सेटलमेंट, मतलब क्या हुआ कि वे दोनों निपटारे के लिए एक उल्लू के पास गए। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि ये बंदर और हाथी के बीच में जो बहस छिड़ गई थी इस बारे में कि उन दोनों के बीच में सबसे अच्छा कौन है, इस बात का फैसला करने के लिए, इस बात का निपटारा करने के लिए वे दोनों एक उल्लू के पास चले गए। आगे देखिए, द ओल सैड, और SAY से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म में सैड और ये पास्ट का वाक्य है। द ओल सैड, उल्लू ने कहा, गो अक्रॉस द रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। देखिए इम्पेरेटिव का क्या मतलब होता है, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी को कुछ करने का आदेश देते हैं, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके वाक्य को बनाना होता है, साथ में जो ऑब्जेक्ट है उसको मेंशन करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ओल सेड, उल्लू ने कहा, गो अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब पार, मतलब कि नदी के पार चले जाओ। यू विल फाइंड अ बिग एप्पल ट्री देयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर गागेगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह आएगा, वह जाएगा, मैं खाऊंगा, इस टाइप के वाक्य जहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात हो, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ का मिलना। तो उसने क्या कहा कि गो अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार चले जाओ। यू विल फाइंड अ बिग एप्पल ट्री देयर। क्या अर्थ हुआ कि आपको, देयर मतलब वहाँ, एक बड़ा सेब का पेड़ मिलेगा। तो उसने क्या कहा कि आपको वहाँ पर एक सेब का बड़ा वृक्ष मतलब कि पेड़ मिलेगा। वन हु कैन गेट एन एप्पल फ्रॉम दैट ट्री विल बी कंसिडर्ड बेटर। क्या उसने आगे क्या कहा, वन हु कैन गेट एन एप्पल फ्रॉम दैट ट्री मतलब वो व्यक्ति, मतलब वो जो, हु मतलब जो, और ये यहाँ पर इसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वन हु कैन गेट एन एप्पल फ्रॉम दैट ट्री मतलब वो जो उस पेड़ से एक सेब ला सकता है, विल बी कंसिडर्ड बेटर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव के अंदर वाक्य बनाएंगे तो विल बी का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कुछ वाक्य बताता हूँ ताकि आप उन्हें समझ सकें। आपकी मदद की जाएगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसका बनाने का क्या तरीका है, सब्जेक्ट के बाद विल बी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो हमारा वाक्य है, आपकी मदद की जाएगी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यू विल बी हेल्प्ड। आपको पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट। तो आपको क्या करना है, विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। आप एक वाक्य बनाएं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में और उसको ट्रांसलेट करें और आप इसे कमेंट में बताएं। आप वाक्य को नोट कर लीजिए। उसकी मदद नहीं की जाएगी। आई रिपीट द सेंटेंस, उसकी मदद नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उल्लू ने कहा कि नदी के पार जाओ, यू विल फाइंड अ बिग एप्पल ट्री देयर, आपको वहाँ एक बड़ा सेब का पेड़ मिलेगा। वन हु कैन गेट एन एप्पल फ्रॉम दैट ट्री, और वो जो उस पेड़ से सेब लेकर आएगा, विल बी कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब मानना और ये थर्ड फॉर्म है, विल बी कंसिडर्ड बेटर, उसे अच्छा माना जाएगा, उसे अच्छा समझा जाएगा। बोथ ऑफ दैम वेंट टू द रिवर, वो दोनों नदी पर चले गए, गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म है, वो दोनों नदी पर चले गए। द रिवर करंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों रिवर, देखिए रिवर करंट का मतलब होता है नदी का प्रवाह, जिसे जल प्रवाह भी कहा जाता है, जल धारा भी कहा जाता है। मतलब जो नदी के पानी के जो चलने की गति है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब जो उसका पानी का जो बहाव है, उसकी जो गति है उसको करंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द रिवर करंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जो नदी का प्रवाह था, जो धारा का जो प्रवाह था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था।
द एलिफेंट मॉक्ड द मंकी। MOC के दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। मॉक का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है मॉक्ड। क्या अर्थ हुआ? द एलिफेंट मॉक्ड द मंकी, हाथी ने बंदर की मजाक उड़ाई। सिट ऑन माई बैक, आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक इम्पेरेटिव वाक्य है, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया। इम्पेरेटिव का मतलब जहाँ पर हम किसी को कोई भी आदेश देते हैं, जहाँ पर सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द एलिफेंट मॉक्ड द मंकी, हाथी ने बंदर की मजाक उड़ाई। सिट ऑन माई बैक, बैक मतलब पीठ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर। और दोस्तों ये फ्यूचर का वाक्य है जहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है फ्यूचर इंडेफिनिट का। टेक मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, तो उसने क्या कहा? सिट ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊँगा। ऑन रीचिंग देयर, रीच मतलब पहुँचना, और ये फोर्थ में रीचिंग, तो क्या अर्थ हुआ? ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँच कर। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जंप का मतलब होता है कूदना, सेकंड फॉर्म में जम्प्ड, तो क्या अर्थ हुआ? ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचकर। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर कूद गया। जम्प्ड ऑन द ट्री, ऑन मतलब पर, बंदर पेड़ पर कूद गया। एंड प्लग्ड एन एप्पल। और दोस्तों प्लग का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को सावधानी से अलग करना, और अक्सर फूल तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, PLUCK, प्लग मतलब तोड़ना। और इस बात को भी ध्यान रखें, प्लग का मतलब वैसे कोई चीज़ तोड़ने के लिए नहीं होता, खासकर फूल तोड़ना, फल तोड़ने को प्लग लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म में प्लग्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचकर। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, बंदर ने पेड़ पर छलांग लगा दी। एंड प्लग्ड एन एप्पल, और एक सेब को तोड़ लिया। चलिए आगे देखिए। देन ही मॉक्ड एट द एलिफेंट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य, सेकंड फॉर्म लगाई गई है। देन फिर ही मॉक्ड एट द एलिफेंट, फिर उसने हाथी का मजाक उड़ाया, या कह सकते हैं उसने वो हाथी पर हंसा, या कह सकते हैं वो उसने हाथी की मजाक उड़ाई। आगे देखिए। नाउ, अब, से कहो, हु इज़ बेटर। उसके बाद उसने क्या कहा कि नाउ से हु इज़ बेटर। बंदर ने क्या कहा कि अब बताओ कि ज़्यादा अच्छा कौन है। हाउ कुड यू हैव प्लग्ड द एप्पल इफ़ आई वर नॉट हैव बीन देयर हेयर। क्या अर्थ हुआ? हाउ कुड यू हैव प्लग्ड द एप्पल इफ़ आई वर नॉट हैव बीन हेयर। दोस्तों इस वाक्य में कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य के टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है, तो यदि इंट्रोगेटिव में वाक्य बनाया जाएगा तो कुड के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से हम सकता था वाले वाक्य बना सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हाउ कुड यू हैव प्लग्ड द एप्पल, मतलब कि आप सेब कैसे तोड़ सकते थे। इफ़ आई वर नॉट हैव बीन हेयर, यदि मैं यहाँ नहीं होता तो आप सेब कैसे तोड़ सकते थे। बोथ ऑफ दैम रिटर्न्ड टू द ऑल। रिटर्न मतलब लौट जाना, सेकंड फॉर्म रिटर्न। बोथ ऑफ दैम रिटर्न टू द ऑल, वे क्या अर्थ हुआ कि वे दोनों उल्लू के पास वापस चले गए, वापस लौट गए। एंड टोल्ड देयर स्टोरीज़, और उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ बताईं। देयर मतलब अपनी, उनकी। और दोस्तों देयर हम जब इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होती है तो उसमें देयर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बोथ ऑफ देम रिटर्न टू द ऑल, मतलब दोनों उल्लू के पास वापस चले गए। एंड टोल्ड देयर स्टोरीज़, और अपनी अपनी कहानी बताई। आगे देखिए। द आउल सैड, उल्लू ने कहा, यू बोथ आर बेटर इन योर ओन वे। तो उल्लू ने क्या कहा? यू बोथ आर बेटर इन योर ओन वे, आप दोनों अपने अपने तरीके से अच्छे हो। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो मॉरल है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने यहाँ पर देखा, कहानी के अंदर जो टास्क बंदर को और हाथी को दिया गया था, वो उन्होंने उस टास्क को एक दूसरे की मदद से पूरा किया। यदि
हाथी नहीं होता तो जो बंदर था वो उस नदी को पार नहीं कर पाता, और यदि बंदर नहीं होता तो हाथी अकेला जाकर वहाँ से सेब तोड़कर नहीं ला सकता था। तो इसी तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों ने इस काम को मिलकर किया और वो इस काम में सफल हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से जो शिक्षा है, जब मॉरल है, वो यही मिलता है कि ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण हों। ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग तरह के गुण अलग अलग लोगों में होते हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प करके हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और साथ में हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के साथ ही पूरक होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर ये सारी प्रतिभा हो, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में कुछ अलग तरह की प्रतिभा हो, हमारे में अलग तरह की प्रतिभा हो। तो एक दूसरे का साथ निभाकर एक दूसरे की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं और सफलता को पाते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।